नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 60 क्वेश्चन हमने सीसैट में डिस्कस किए थे। अंतर्वैयक्तिक और संचार कौशल, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल पर 61वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर देने का प्रयास कीजिए और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करके जो व्याख्या थोड़ी बहुत हम लोग कर रहे हैं उससे अपनी समझ विकसित कीजिए। इसको प्रैक्टिस करने के बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप पास कर जाएंगे। 22-25 प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं उनमें से 10, 12, 15 भी आपके सही हो गए। सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, समझ है, पास करना है। हिंदी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं 15-20 जो भी आते हैं, 15 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कम से कम 10 से 12 आप कर लेंगे। अंग्रेजी जिनको कुछ नहीं आती वो भी 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत भी गलती से पढ़ा होगा बचपन में। और इसके अलावा आपकी मैथ्स और रीजनिंग के मिला के लगभग 30-25 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन उसमें मिला के आप कर लेंगे और इसमें से 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप 40-45 के बीच में पहुंच जाएंगे। आपको बस 33 क्वेश्चन यहाँ पर सही करने हैं। आप सोचेंगे इतना ऐसे आसान बता रहे हैं, वास्तव में ये इतना आसान ही है, ऐसे ही किया जाता है। कैलकुलेट करके कभी आप ये नहीं कर सकते कि 14 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो 14 यहाँ से सही हो जाएंगे, हिंदी के जितने आएंगे सब सही हो जाएंगे। सब सही होने का तो ठीक है, लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन कभी ऐसे टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए, है ना। जो सब्जेक्ट आपको पूरा सही से रटा है उसमें भी क्वेश्चन करने की जब बारी आती है तो ह्यूमन एरर से एक दो गलत हो जाते हैं। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। पहले ही लिख दिया है कि आपको असत्य बताना है। फिर प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, तो देखिए किसके किसके द्वारा। अनुकरण के द्वारा, सविराम दंड, तदात्मीकरण के द्वारा, आत्मसात करने के द्वारा विकसित होते हैं, इसके द्वारा नहीं, तो यही असत्य हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। जो सविराम दंड है इसके द्वारा भाई अनुकरण लग रहा है, किसी को अनुकरित करेंगे, तदात्मीकरण के द्वारा, आत्मसात करेंगे उसके द्वारा, ये सही है। अगला जो प्रश्न है, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है किसका। नृत्य जब आप डांस देखते हैं या डांस करते हैं, वो नागिन डांस जो शादी में होता है वो वाला नहीं, उसमें तो क्या मतलब स्वरूप उसका कलात्मक होता है वो तो आप जान ही रहे हैं। जो अच्छे नर्तक हैं, कथक, कुचिपुड़ी और ये सारी जो विधाएं हैं, उनमें जब लोग नृत्य करते हैं तो उसका एक मतलब होता है, अशाब्दिक संप्रेषण का एक ये स्वरूप होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नृत्य का मतलब ये वाला नहीं, नागिन डांस जो हो रहा है, मेरे यार की शादी है, ये वाला नहीं। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत का अभिव्यक्त किया जाता है, संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कौन सा आगे झुकने के धनात्मक, तो इसको मैंने पहले भी दूसरे रूप में डिस्कस किया था और ये सही इसका उत्तर हो जाएगा कंसंट्रेशन, एकाग्रता। जब आप एकाग्र होते हैं किसी चीज के प्रति तो आप आगे झुक कर उस चीज पर अपना मन लगाते हैं, दिल दिमाग लगाते हैं, एकाग्रता होती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। संबंधों की रचना संबंधित है किससे, नियंत्रण से, संगठन से, नियोजन से, अभिप्रेरणा से। संबंधों की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू, किससे, काहे से संबंधित है, यही बताना है। संबंध कहाँ पे होंगे, कोई संगठन होगा और उस संगठन में ही तो भाई संबंधित होते हैं लोग, एक बॉस होता है, उसके नीचे लोग, फिर उसके ऐसे ये संबंध होता है ना, इनसे इनका संबंध है, इनसे फिर इनके आपस में सहकारी ये मतलब समान पद वाले लोग हैं, तो इसमें एक सहकर्मी का संबंध होता है। तो संगठन जो होता है उसी में संरचना संबंधित उसी से होती है, संबंधों की संरचना। आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है कंडीशनल क्वेश्चन है, बड़ा सरल भी होता है ये। आप उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको चाहिए कि आपके अधीनस्थ द्वारा छुट्टी मांगी जा रही है और अगर वो चला गया तो काम प्रभावित होगा। कई बार यहाँ भी ऑफिस का काम प्रभावित हो जाता है, जाते हैं लोग तो। अब आपको क्या करना चाहिए, उसके मामले को उसके उच्च वरिष्ठ को संदर्भित करें, ये तो एक पलायनवाद हुआ, नहीं, छुट्टी मंजूर कर दें, ऑफिस का काम भी देखना है। दूसरे व्यक्ति को उसका नाम काम करने को कहें। अगला है कि उससे मिले, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में मनाने का प्रयास करें। तो यहां पर सही उत्तर यही होगा कि जो भी है उसका काम पहले देखें, फिर नहीं होगा ये विकल्प, जब काम ये वर्क नहीं करेगा तो आप दूसरे विकल्प पे जाएंगे, कहेंगे ठीक है दूसरा जो कोई काम कर सकता है उसको लाइए और आप ले लीजिए छुट्टी, जब तक आप नहीं रहेंगे वो काम करेगा। निर्णयन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है। यह कार्रवाई को निर्धारित करने का काम है, निर्णयन, ठीक है, कार्रवाई निर्धारित होती है।
निर्णयन अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ को चयनित करने का ही तो काम होता है। विभिन्न विकल्प, ये लिखा तो है, विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, तो कार्रवाई को निर्धारित करना, विकल्प को चुन के कार्रवाई निर्धारित होती है। कार्रवाई आप करते हैं कब? जब निर्णय ले पाते हैं तभी। आपको क्या करना है यही आपको नहीं पता है तो कैसे? ये नीति निर्माण का पर्यायवाची है, ये पॉलिसी मेकिंग नहीं है, ये गलत है। पहला दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पॉलिसी मेकिंग और निर्णय में अंतर है, पॉलिसी मेकिंग अलग चीज है। यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। यह अनुभव करने की अयोग्यता है। क्या अयोग्यता है? कि यहां से स्टार्ट हुआ आपका सेंटेंस। समस्या का समाधान, कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग समथिंग फैमिलियर इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे। असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा, जो किसी परिचित वस्तु का है उसके असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा समाधान हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण, है ना। ये अयोग्यता है क्या? प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण ऐसा होता है, इसका नाम यही है अयोग्यता का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समस्या समाधान का एक ऐसा नियम, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर आप, जैसे कई लोग ये सोच रहे होंगे सब इसी से आ जाएगा, इससे आए या ना आए, इतना दिमाग आपका चल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। इससे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन ये मान के मत चलिए कि यही आएगा तो कर पाएंगे। यहाँ पढ़ने का तरीका सीखिए, निगेटिव पॉजिटिव चीजों को सीखिए, कैसे एलिमिनेट करते हैं ये सीखिए, फिर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया, चाहे रूल की बात करें और चाहे प्रोसेस की बात करें, जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो ये सुनिश्चित कर देता है कि यही सही समाधान मिल जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? मतलब अगर एक प्रक्रिया है जिसको आप अनुसरण उसका करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, वो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, एक नियम है, रूल है, तो उस नियम जिससे समस्या का समाधान मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? कलन विधि, एल्गोरिदम कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? ये कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है, उस प्रक्रिया का नाम पूछा जा रहा है क्या? जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक या व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है। प्रश्न तो ये है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है थोड़ा इधर उधर बढ़ के सोचना, अभिसारी का मतलब, कन्वर्जेंट का मतलब होता है ऐसे संकीर्ण हो जाना। ठीक है, तो अपसारी चिंतन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप अपनी बीमार माता जी के लिए दवा लेने जा रहे हैं कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी तो आपके सिलेबस में है, 5-7 क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप तत्काल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे या वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे, घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे? एक तरफ कह रहा है कि बीमार माता जी भी आप ही उनकी दवा लेने जा रहे हैं, दवा लेने जा रहे हैं यानी कि दवा थोड़ा सा लेट भी हो गई, बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दवा लेके नहीं गए तो समस्या हो जाएगी। कई लोग ये कहेंगे पहले हम अपने माता जी पर ध्यान देंगे। माता जी पर ध्यान देना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप और कुछ कर नहीं सकते, आप और भी समय है आपके पास, कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हटा दीजिए जिनके दिमाग में ये चल रहा है। अब सबसे पहले यहां पर आपका लक्ष्य क्या होगा? यहां पर सबसे पहला जो लक्ष्य आपका होगा वो ये होगा कि बच्चे की जान कैसे बचाई जाए। बच्चे की जान बचाना सबसे प्राथमिक लक्ष्य आपका होगा, और जान बचाने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है कि बच्चे को आप हॉस्पिटल लेके जाए, उसको हॉस्पिटलाइज करें। अगर आप वाहन चालक को पकड़ भी लेंगे तो उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए वाहन चालक को पकड़ लेंगे, पुलिस को घटना के बारे में सूचना दे देंगे, उसके माता पिता को सूचित करेंगे, और तब तक अगर ब्लीडिंग हो गई, ज्यादा चोट लग गया तो ये चला जाएगा छोड़ के। तो क्या मतलब है, इसकी डेथ ना हो, सबसे पहले उसकी कष्ट का निवारण, उसकी जान बचाना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाद में पकड़ जाएगा, सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएंगे, उसके माँ बाप को आप सूचित कर देंगे, पुलिस भी आ जाएगी। बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है, होता नहीं, कई बार बड़बड़ बड़बड़ करने लगते हैं, कुछ स्टूपिड टाइप के लोग होते हैं जिनको सामान्य पता नहीं होता है कि व्यवहार कैसे होता है। अब उनको स्टूपिड कहना भी हम लोगों की
हम लोगों को शोभा नहीं देता, लेकिन है ऐसे लोग, तो बात तो करनी पड़ेगी। तो आप भी उस पर वैसे चिल्लाएंगे, वो कहेगा हट, तो आप कहेंगे फट, और आप डांट देंगे, तो ये गलत है। कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। कंडक्टर से आप कह रहे हैं यानी कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, ये भी बात है। वैसे जिम्मेदारी तो एक एक रूप में ये भी हो सकता है कि कंडक्टर उसको शांत करे, लेकिन कंडक्टर क्यों करे? वो आप पे चिल्ला रहा है तो आप पूछिए भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्या मैंने बिगाड़ा है आपका? आराम से, ऐसे नहीं खुले क्यों क्यों चिल्ला रहे हो, वहां मोड़ के लगेगा कि बिल्कुल हो जाएगी अभी भारत पाकिस्तान वाली स्थिति आ जाएगी, युद्ध हो जाएगा, बॉर्डर वाली स्थिति। तो वो नहीं करना है। चिल्लाने का कारण पूछना, भाई क्या बात है, क्यों, क्या हुआ है, आप चिल्ला क्यों रहे हैं, प्यार से पूछिए उससे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रोध रोध नहीं करेंगे, मतलब जाहिल नहीं बनेंगे जाहिलों के साथ। आदि एक नियम ये बड़ा बढ़िया है, टिट फॉर टैट, लेकिन ये कभी कभी बड़ा गड़बड़ रहता है। जो प्यार करे उससे प्यार करिए, जो नफरत करे उससे नफरत पूरी मत करिए, छोड़ दीजिए उसको, भगवान भरोसे। ऐसे नफरत करेगा जूते खाएगा वो वैसे ही। निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं, भय, उम्मीदों से भय, झूठी आशा और भय, यानी भय और झूठी आशा, इनमें से कोई नहीं। निर्णय, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। जब आप डिसाइड कर रहे थे इंटर के बाद आपको क्या करना है, तो आपको डर लग रहा था, और किससे? आशाओं से, हम कर पाएंगे कि नहीं। झूठी आशाएं तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हम यूपीएससी की तैयारी करें और क्लियर ना कर पाए, पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं पास ना कर पाए, ये सब लगने लगता है ना। यही सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, निर्णय, डिसीजन मेकिंग। डरते हैं आप, डर बहुत बड़ी चीज होती है, और डर के आगे जीत है। लेकिन डर के आगे जीत माउंटेन ड्यू पीने से नहीं आती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट disseminates information to many recipients। आदाताओं का मतलब जो प्राप्त करता है, तो इसको प्रसारित करता है एक साथ, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं जन संप्रेषण, मास कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बल्क में मैसेजेस कई बार आपके पास आते हैं, जैसे हम लोग भी मैसेज भेजते हैं, जो करते हैं वो तो हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमारी कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई, तो उस टेस्ट सीरीज के बारे में हमारे संस्थान की तरफ से आपको मैसेज जाता है ना। एक मैसेज हम टाइप करते हैं, उसको हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, वेबसाइट से उसको क्लिक कर देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन अगर है हमारे ऐप पे या वेबसाइट पे, तो वो आप पे चला जाता है, जन संप्रेषण। तो ये बल्क मैसेजिंग इसको कहते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं, सही समय पर मिलाते हैं। अब वो कुछ भी कह रहा है, आप गंभीर हैं, पता चला वो चुटकुलेबाजी कर रहा है, आप तो सीरियस बैठे हैं, वो कुछ बड़े बोरिंग टाइप के लोग होते हैं। और कुछ लोग हैं, आप कितना भी कह दीजिए मेरा हाथ कट गया था, बिल्कुल अलग कूद रहा था हाथ, वो मुस्कुरा रहे हैं, अब मन करता है खींच के एक रसीद कर दे, एक तमाचा उनके विचारों के समर्थन में। अब ये समर्थन में मुस्कुराने का तो मतलब ये गलत भी बोल रहा है, तब भी सही समय पर मुस्कुराते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतरवैयक्तिक कौशल कौन सा है? क्या जरूरी है अगर दूसरों के साथ काम करना है, तो सबसे पहले जरूरी उसमें क्या लग रहा है आपको? उसका, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता, क्या कितना योग्य। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, आपकी योग्यता इंपॉर्टेंट है, उसकी योग्यता भी इंपॉर्टेंट है। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, उसकी क्या करता है? क्रोध को, थकावट को, अरुचि को, उलझन को। तो क्या होगा? रामू, ये फाइल तुम सही से नहीं लेके आए, या पानी मांगा उसने, चाय मांगा, टाइम से नहीं आए, पटक दिया, तो गुस्सा दिखा रहा है। गुस्सा दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार प्रेशर हो जाता है, आ जाता है। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है जब वहां होता है क्या? सर्कुलर ट्रांसमिशन हो रहा है ना, और इसमें संकूटक जो है वो कूटभंजक हो जाता है। इनवेल्युटेड डेसिफरमेंट अकर्स, कब ऐसा होता है? अब ये थोड़ा सा ये टर्म्स जो है इन पे तो एक एक पूरा लेक्चर होना चाहिए, है ना। अब क्या होता है, तब ऐसा होता है? वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक तब हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसा कब होगा? जब शोर होगा। ए ऑप्शन इसका, जब नॉइज होगी, शोर होगा, और नॉइज के कारण आपको ऐसा हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है प्रभावी, संज्ञानात्मक, भावात्मक, चयनात्मक। तो कक्षा में जो संप्रेषण होता है, क्लास में जो आपके कम्युनिकेशन होता है, वो कॉग्निटिव होता है, संज्ञानात्मक होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जैसे कोई बच्चा है, उसके द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखना, मस्तिष्क के विकास के जो विभिन्न पहलू हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो यह संज्ञानात्मक होता है, कॉग्निटिव होता है।
मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? मौखिक संप्रेषण बात कर रहे हैं आप, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप सुन ना पाए सही से तो आपको समझ पाएंगे? तो सबसे खराब श्रवण, पुअर हेयरिंग सबसे ही बड़ी समस्या हो जाएगी। विनम्रता, रुचि, एकाग्रता तो बाद में, पहले तो जो मौखिक संप्रेषण है जो कह रहे हैं उसको समझिए तो, सुनिए तो। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या कहते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं, इसे कहाँ कहते हैं, इसे कब कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है कि आप इसे कैसे कहते हैं। अब वो धीमी आवाज में कह दिया आपने, या हंसी खुशी वाली बात है आपने रो के कहा, या रोने वाली बात है ही हंस के कह रहे हैं, सुन के गुस्सा लगने लगता है। कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुन के बेकार लगने लगता है। आपके बीच में जो होता है ना, जो आप एक दूसरे से करते हैं, समाज में जो आप देखते हैं व्यवहार, जो वही सब इसमें पूछा जा रहा है। शब्द बड़े बड़े हैं भाई, इतना ध्यान रखना। पढ़ के आराम से सोच के करिएगा क्वेश्चन, मजा आएगा बिल्कुल। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है। अब तो टेलीफोन की जगह आप यहाँ पे मोबाइल फोन भी आप रख सकते हैं। रेखीय है, अरेखीय है, यांत्रिक है, तो ये मैकेनिकल कम्युनिकेशन है, यांत्रिक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपकी ध्वनि तरंगों में बदल के नेटवर्क के माध्यम से जाके वहां पे फिर से, है ना, जाके यांत्रिक वहां यंत्र के द्वारा, यांत्रिक तंत्र मंत्र, तंत्र के मंत्र नहीं, तंत्र के द्वारा पहुंची और फिर आपकी आवाज फिर आपके कानों में गई, फिर वहां से फिर वैसे ही आई। यांत्रिक संप्रेषण है। अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? नेतृत्व भूमिकाएं, लीडरशिप कहां से आता है? कम्युनिकेशन जहां पे लीडरशिप डेवलप होता है, कौन सा है? तो जैसे अंतः वैयक्तिक, ये तो गलत ही हो गया। लघु संप्रेषण, द्विअंकीय, द्विकीय कह रहा है, द्विअंकीय होना चाहिए। बायलैटरल कम्युनिकेशन, ये भी नहीं। आभासी, यथार्थ। अब जैसे कोई छोटा समूह है और वहां बहुत सारे ये लोग हैं इस समूह में, और इसी में एक व्यक्ति है जो इनको डील करने लगा, है ना। अधिकतर आज जो आपकी नेता की परिभाषा है, आप तो उसको बुरा, नेता शब्द आता है तो गलत लगने लगता है। भारत में नेता कुछ ऐसे ही छवि बना ली है अपनी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो लघु समूह है, कोई स्मॉल ग्रुप, यहीं पे सबसे पहले दिखता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें लीडरशिप होती है। आप देखिए, आप भी जब छोटे रहे होंगे तो आप या आपके साथी कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जो क्लास में तुरंत कोई भी काम होना है तो तुरंत उसी के, गुरुजी भी उसी को याद करते थे, है ना। तो लघु समूह संप्रेषण, जो आपके टीचर थे, मेन थी आपकी, तो वो ऐसे लोगों को क्यों करती थी, प्रेफरेंस क्यों देती थी? इसीलिए देती थी क्योंकि उनके में गुण रहता था। लघु समूह में ही ये दिखाई देने लगता है सबसे पहले। आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई रहेगा, तो इससे आपका कार्य प्रभावित होता है। आप इस स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे? तो उससे उच्चतर अधिकारी से शिकायत करके, गलत बात, किसी की शिकायत तो ऐसे चुगली तो करनी ही नहीं चाहिए। शिकायत क्यों करेंगे? पहले अपने लेवल पे हम देखेंगे, निजी तौर पर एकांत में उससे बात करके, सही लग रहा है और देखिए, यही सही लग रहा है तो इसी को टिक मत कर दीजिए और पढ़िए, इससे भी अच्छा कोई है क्या? उसकी अनदेखी करके, अनदेखी क्यों करेंगे? नौकरी से त्यागपत्र देके तो बहुत बुरी बात है। तो ये सबसे अच्छा यही। यहाँ पर ऑप्शन कई बार आपको दो दो तीन तीन सही लगेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? गुड, बेटर, बेस्ट। जो जो बेटर, फिर बेस्ट पे आप जाइए, है ना। गुड पे ही नहीं, गुड तो कई हो सकते हैं। तो जो सब सब ऑप्शन पढ़िए, जीएस के क्वेश्चन में भी आप सारे ऑप्शन पढ़ के तब उत्तर दीजिए। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? आपके जो सहयोगी हैं या आपके जो अधीनस्थ काम करने वाले हैं, तो अनौपचारिक अंतः संचार इसमें करिए, इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन करिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो यही सब सर्वोत्तम इसका तरीका होता है। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता, अनौपचारिक का मतलब समझ रहे हैं? औपचारिक नहीं होगा, वो आपका अधीनस्थ है, वो आपका जो साथ में काम करने वाला है, आपके सहयोगी हैं, तो औपचारिकता नहीं, अनौपचारिकता होनी चाहिए। इतना तो आप समझते ही हैं, इस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। किस पे? मैं अभी आपको खूब कठिन कठिन मतलब बातें बताने लगूं, शब्द जो हमें, शब्दों का चयन जो हो वो ऐसा हो जाए, अति दुष्कर शब्दों का चयन करके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, और उस प्रस्तुति के माध्यम से मैं अथक प्रयास करूं कुछ भी समझाने का, आपको समझ में नहीं आएगा, क्लिष्ट शब्द आप लेकर आओ। लेकिन अगर सरल भाषा में मैं वही काम कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता यही है कि जितना सरल भाषा प्रयोग किया जाए। अब इसका उल्टा हो रहा है आजकल, जो अपने लोग विद्वान समझते हैं अपने को, तो द हिंदू वाली भाषा वो पढ़ते हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी बोलना है तो द हिंदू वाली बोलना है। तो क्या जरूरत है भैया, है ना। अब हिंदी में भी कई लोग जो लिखते हैं तो ढूंढ ढूंढ के शब्द उसमें ला के रख दिया। अरे तुमको तो एक साल में एक किताब लिखनी है, तुमने तो ढूंढ के 500 पेज उसको पूरा कर दिया या 200 पेज लिख दिया, कठिन कठिन शब्द। अब पढ़ने वाले को क्यों परेशान कर रहे हो?
है ना। जहां ट्रेन से काम चल सकता है, लौपत गामनी लिखने का क्या मतलब है? रेल लिख दीजिए, ट्रेन लिख दीजिए, दोनों से काम चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ढूंढ ढूंढ के ऐसा करते हैं और उसी में विद्वता झलकती है उनकी कि हम बड़े विद्वान हैं। तो वो सही नहीं है। सरल भाषा का प्रयोग जो है वो मौखिक संप्रेषण का सबसे प्रभावी बनाने का माध्यम होता है। अंतरवैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? आदान प्रदान में, संचार में, संव्यवहार में, विश्वास बनाने में। सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा? संव्यवहार में। विश्वास तो कई बार एक ही बार में हो जाता है ना? हो जाता है ना? मुस्कुरा रहे हैं आप सब। हो जाता है। हाँ बिल्कुल, पहली नजर में चुभ गया, सब हो गया। तो अंतरवैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? तो संव्यवहार बनाने में, संव्यवहार संचार में सबसे अधिक समय लगता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अशाब्दिक संचार में निहित है देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति और लहजा। टोन क्या है आपका? फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? बॉडी लैंग्वेज क्या है? ये अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। कई लोग बोलते हैं, जैसे बोलेंगे वैसे मुस्कुराया करते हैं, जैसे वैसे ही आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनका टोन इतना प्यारा होगा, प्यार से आपसे पूछेंगे पानी पीजिएगा क्या। अब इसी पे तो फिर मजा आ जाता है ना, कि लगता है कि नहीं भी प्यास लगी है तो पी लेंगे, जगह बना लेंगे। चलो पानी लेंगे कि क्या ठंडा लेंगे, तो मन करेगा कि कुछ नहीं लेंगे, सबसे पहले तो आज्ञा लेंगे यहाँ से जाने की। और तुम तो ना ही, तो हम बाहर जाके पी लेंगे, नल चला के पी लेंगे, कुएं में कूद के पी लेंगे, लेकिन तुमसे नहीं लेंगे। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है तुम और वे, मैं, वह और वे, तुम और हम, वी एंड यू एंड वी एंड यू, जो भी कह लीजिए, यू एंड वी, तुम और हम, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, तुम और हम। ठीक है। अगला प्रश्न है, समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? समानुभूति के लिए पहला स्टेटमेंट है, पढ़िए। समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है। समान होते तो क्या अलग अलग शब्द बनते, कट कर दो। व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है। किसको समझ रहा है? दूसरों की भावनाओं को समझ रहा है। कोई व्यक्ति है, वो दूसरों की भावनाओं को, यानी कि उसकी जगह पे जाके, कहने का मतलब दूसरे जैसा महसूस करके, वैसा महसूस करना कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कितने कष्ट में है। तो ये जो होता है उसको समानुभूति कहते हैं। तो दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। और इस आज की इस एपिसोड का इसका अंतिम प्रश्न है, फिर एक एपिसोड में और हम आगे करेंगे। औपनिवेशिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के लिए प्रकार के उदाहरण है। और इसमें संचार के प्रकार के उदाहरण है औपनिवेशिक दिशा, तो कौन से हैं? नियंत्रण, समझौता, संगठन, सूचना। तो इनमें से जो नियंत्रण है, औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार का जो नियंत्रण है, ये प्रकार के उदाहरण है। ठीक है। नियंत्रण, कंट्रोल जो होता है, ये प्रकार का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक एपिसोड और हम इसमें करेंगे, और उस एपिसोड के माध्यम से हम पूरा इसको कर लेंगे, फिर एक साथ मर्ज करके आपको ये मिल जाएगा। इसको रिवाइज करते रहिए, और जैसे कंप्लीट होगा तो हम पीडीएफ आपको दे देंगे। इसका टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने में कुछ नहीं जाता है, फालतू मैसेज भी उस पर नहीं आते हैं, और काम की चीजें उसमें आती हैं, इसलिए कम चीजें आती हैं, तो वहां से आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।